प्रभावशाली वक्ता। कोई महान व्यक्ति प्रभावशाली वक्ता हो, उसकी अच्छी भाषण कला हो, यह आवश्यक नहीं। लेकिन बाबा साहब न केवल महान आदमी के रूप में, एक ठोस विद्वान के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त कर चुके थे, बल्कि वह प्रभावशाली वक्ता भी थे। उनके व्यक्तित्व की यह विलक्षणता उनके निरंतर परिश्रम का ही परिणाम था। एक बार उन्होंने किसी पत्रकार से कहा कि तुम्हें मेरे परिश्रम एवं पीड़ाओं का तनिक भी एहसास नहीं होगा। यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो नष्ट हो गए होते। उनके प्रभावशाली वक्ता होने का भी एक रहस्य था, जिसे सामान्य लोग समझने में समर्थ नहीं हो पाते। वह रहस्य था उनकी जीवन की एक निश्चित आदर्श के प्रति निष्ठा एवं भक्ति। डॉक्टर साहब की मान्यता थी कि किसी सर्वोच्च आदर्श का अनुसरण आदमी को प्रेरक शक्ति और अडिग नैतिक नायकत्व प्रदान करता है। जीवन भर उन्होंने अपनी शक्तियों का विकास किया और उन्हें अपने लोगों के मुक्ति संग्राम में निष्ठापूर्वक अभिव्यक्त किया। दलितों की मुक्ति ही उनकी सांस थी, उनके रक्त की ज्वाला थी। उसी आदर्श की प्राप्ति के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समस्त ज्ञान, सामर्थ्य, सुख एवं परिश्रम को अर्पित कर दिया था। उनमें एक विचारक जो कर्म को प्रेम करता हो और एक विद्वान जो विभिन्न विषयों में व्यस्त हो का विचित्र संगम था। कर्म ज्ञान के बिना अंधा होता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर में कर्म, ज्ञान एवं चिंतन सभी का अच्छा समन्वय था। उन्होंने विद्या एवं राजनीति के क्षेत्र में तहलका मचा दिया था। उनमें अथाह ज्ञान भंडार था, जीवन का व्यापक अनुभव था, साथ ही साथ अपने आदर्श को पूरा करने की उनमें असीम उत्कंठा थी। निसंदेह डॉक्टर अंबेडकर का अथाह ज्ञान, आदर्श का अनुसरण और कर्तव्य के प्रति निष्ठा उन्हें प्रभावशाली वक्ता बनाने में समर्थ हुई। उन पर समय की छाप अत्यंत तीव्र गति से पड़ी थी। समय एवं परिस्थिति को पहचानने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। नेतृत्व के सभी गुण उनके व्यक्तित्व में निहित थे। उनके जीवन में आदर्शवाद एवं व्यवहारिकता का अद्भुत समन्वय था। ज्ञान और अनुभव का अनुपम संगम था। एक ओर उनका शांतिप्रिय विद्यायन था और दूसरी ओर तूफानी राजनीतिक जीवन, जो उन्हें सदैव कार्यरत एवं व्यस्त बनाए रखता था। व्यक्तिगत ईमानदारी और बौद्धिक निर्भीकता उनके व्यक्तित्व की सुंदर विशेषता थी। यही कारण है कि उनका अपने लोगों पर अटूट प्रभाव था। जिस कार्य के लिए वह हाँ या ना कहते, सभी स्त्री पुरुष ऐसा ही करते थे। जनता की भी उनमें अटूट आस्था थी। वह वास्तव में जन समुदाय के लिए लोकप्रिय नेता थे। उनके नेतृत्व का गुना यह था कि वह कार्यनिष्ठा को संगम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रभावशाली वक्ता एवं नेता दोनों ही थे। उनका नाम ऐसे नेताओं की श्रेणी में आता है जिनका जन्म विशेष मिशन के साथ हुआ। वह प्रभावशाली वक्ता क्यों बने? इसलिए कि उनका एक मिशन था, जिसकी सफलता के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। संगठन की शक्ति के साथ साथ उन्होंने जन जागृति से एक महान कार्य का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर साहब की मान्यता थी कि किसी नेता को जनता का दलाल नहीं होना चाहिए। समय एवं परिस्थितियों के साथ जनता की आवश्यकताओं और मांगों की वकालत करनी चाहिए। वह स्वयं एक ऐसे नेता थे जिसने अपने लोगों के समक्ष मुक्ति का सच्चा मार्ग प्रस्तुत किया। उनका भाषण जनता को खुश करने या उनके मनोरंजन के लिए कभी नहीं होता था। उनके प्रत्येक वक्तव्य तथा भाषण में अपने मिशन की ही रोशनी झलकती थी। जनता उनके पीछे इसलिए थी कि उनमें स्पष्ट ईमानदारी, योग्यता, आत्म बलिदान एवं ज्ञान के अद्भुत गुण विद्वान थे। व्यक्तिगत संगठनों में उनकी आस्था कम थी। वह मात्र संगठन नहीं बल्कि ठोस काम चाहते थे, और जब वे चाहते थे, लोगों को थोड़े से समय में संगठित कर लिया करते थे। मंच एवं संसद दोनों में डॉक्टर अंबेडकर एक प्रभावशाली वक्ता थे। अपने भाषण में बहुत ही उत्तेजक एवं उलझन में डालने वाले प्रभाव को लेकर वे अपने विरोधियों पर पिस्टल शॉट के समान बौछार किया करते थे। एंडमन वर्क जैसी भाषण कला तो उनमें नहीं थी, परंतु उनका भाषण सरल, स्पष्ट एवं तीखा हुआ करता था। उनके भाषण की अपनी विशेषता थी। उसमें जो निर्भीकता होती थी, वह उनके वृद्ध अनुभव और आत्मविश्वास से, जिसे उन्होंने अपने विरल अध्ययन के दौरान प्राप्त किया था, और तीव्र हो गई थी। वे जो कुछ कहते, उसमें उनका अटूट विश्वास होता था। एक अकाट्य सत्य था, और वह सत्य जिस किसी के लिए कहा जाता था, उसका बड़प्पन और हिंसात्मक रुख ढीला हो जाता था। संसद में उनके भाषण बड़े ही मर्मभेदी और ज्ञानवर्धक हुआ करते थे। सभी सदस्य उन्हें बड़े ध्यान पूर्वक सुना करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जब राज्यसभा के अध्यक्ष थे,
तब वे डॉक्टर अंबेडकर को बड़े चाव से सुना करते थे। हालांकि वे स्वयं उच्च कोटि के वक्ता थे, संसद में बहुत से सदस्य फालतू बातें किया करते थे। उनकी अपेक्षा डॉक्टर साहब को बोलने के लिए अवसर ही नहीं बल्कि अधिक समय दिया जाता था। गंभीर भाषणों की दौड़ में उनका प्रथम स्थान था। जीवन में उन्होंने अनेक भाषण दिए होंगे। प्रत्येक भाषण की अपनी विशेषता होती थी। अपने वक्तव्य में वे आंकड़ों तथा तथ्यों का उद्घाटन किया करते थे। उनके एक भाषण की चर्चा कई दिनों तक अखबारों में चलती रहती थी। उनका भाषण सभी सरकार को हिला देता था, तो कभी रूढ़िवादी हिंदू समाज को। वे कुछ ऐसी बातों का रहस्य उद्घाटन करते थे जिनसे सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक उत्तेजना का वातावरण बन जाता था और फिर उनके भाषण निरंतर चर्चाओं के विषय बन जाते थे। आलोचना, समीक्षा तथा टीका की बाढ़ सी आ जाती थी। मुझे कई बार उनके भाषणों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, विशेषकर दिल्ली में अंबेडकर भवन पर जब मैं वहां सर्विस करता था। पहली बार उन्हें देखकर हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। वे कार में आए थे, लोगों ने कंधों का सहारा दिया और एक छड़ी के सहारे उन्हें मंच पर बिठाया। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। जब वह बोलने खड़े हुए तो 2 घंटों तक बोलते रहे। सारे समय तक श्रोतागण अपने स्थानों पर बर्फ की भांति जम गए। कितना आनंद था उनके प्रवचन में, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। सभी स्त्री पुरुष मुग्ध हो गए। उनकी भाषण शैली बड़ी सरल, स्पष्ट और ग्राह्य थी। एक बार जिसने उन्हें सुन लिया वह उनका भक्त हो गया और सदैव उन्हें सुनने की अभिलाषा बनाए रखता था। डॉक्टर अंबेडकर कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, जर्मन तथा पर्शियन जानते थे। महाराष्ट्र में मराठी तथा उत्तरी भारत में वे हिंदी में जनता के बीच भाषण करते थे। संसद में अंग्रेजी में बोलते थे। हिंदी पर उनका उतना ही अधिकार था जितना मराठी तथा अंग्रेजी पर। बहुत ही सरल किंतु प्रभावशाली हिंदी में बोलते थे और अंग्रेजी में तो अच्छे अच्छे पाश्चात्य विद्वान उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। एक बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। वे वहां गए। कुछ पंडित छात्रों ने यह निश्चित किया कि यदि डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजी में भाषण दें तो वे शोरगुल करेंगे और कहेंगे कि हिंदी में बोलो। जब डॉक्टर साहब विश्वविद्यालय संघ की ओर से आर्ट्स कॉलेज मैदान में बिना कहे सुने हिंदी में ही बोले तो सभी पंडित छात्र चकित रह गए कि वह इतनी अच्छी हिंदी में कैसे भाषण कर गए, जबकि उनकी शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई थी। वहां उन्होंने छात्रों से निवेदन किया, आप लोग इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करें कि हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित जीवन क्या हमारे संविधान के साथ मेल खाता है। यदि नहीं तो क्यों? या तो धर्म को जिंदा रखा जा सकता है या फिर संविधान को। दोनों एक साथ नहीं। दोनों में जो अंतर विरोध है उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। वे लगभग 1.5 घंटे से अधिक बोले और सभी छात्र चुपचाप सुनते रहे। उनके भाषण की भाषा एवं विषय में अद्भुत आकर्षण होता था, जिसके कारण उनके प्रतिद्वंदी भी उन्हें शांतिपूर्वक सुना करते थे। अपनी ज्ञान शक्ति, आत्मविश्वास और जन कार्य के प्रति निष्ठा के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे में श्रमिकों को अच्छी तरह संगठित किया। वे उन्हें साम्यवादियों के चंगुल से बचाना चाहते थे, क्योंकि मीलों आदि में हड़तालें करवा करवा कर वे अपना उल्लू सीधा करते थे, जबकि मजदूरों को भारी नुकसान, दुख एवं पीड़ा का सामना करना पड़ता था। उन्होंने एक बार भाषण में कहा कि दुनिया में केवल 2 धनी एवं निर्धन वर्ग हैं। उन्होंने मजदूरों को समझाया कि वे अपनी गरीबी के कारण के विषय में भली भांति सोचें। कुछ लोगों की अमीरी ही उनके दुखों का मूल कारण है। इसका एकमात्र उपाय है कि सभी श्रमिक जाति एवं धर्म पर आधारित भेदभाव के बिना एक मजदूर मोर्चा बनाएं और उन लोगों को अपना प्रतिनिधि चुने जो उनके वास्तविक हितों की रक्षा कर सके। यदि वे ऐसा कर लेते तो उन्हें कपड़ा, रोटी और मकान अवश्य मिलेगा। हड़तालों से देश को होने वाला नुकसान भी बंद हो जाएगा। उनके भाषण की तर्कना शक्ति एवं तीव्रता ने साम्यवादियों के छक्के छुड़ा दिए। उनके विरोधियों को यह भय होने लगा कि डॉक्टर अंबेडकर कहीं किसानों, मजदूरों तथा भूमिहीन श्रमिकों का प्रभावशाली नेता न बन जाए। इस प्रकार उनकी भाषण कला खोखली एवं विनोदप्रिय नहीं थी, बल्कि अपने मिशन के अनुसार ठोस, स्पष्ट एवं तार्किक थी। उनकी भाषण कला तथा शक्ति का सीधा स्रोत उनका मिशन था। वह एक श्रमिक नेता के रूप में ही स्थापित नहीं हुए, बल्कि अपनी भाषण शैली से वह उच्च कोटि के एक वकील भी सिद्ध हुए। उनके समय के अंग्रेजी न्यायाधीश उनके तर्क एवं भाषा से बड़े मुग्ध हो जाया करते थे। जब वह वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री थे, तब उनके भाषणों से
सभी सदस्य बड़े प्रभावित होते थे। वे अपनी बात को ठोस सिद्ध करने के लिए कभी-कभी मेज पर अपनी मुट्ठी भी जमाया करते थे। सबका ध्यान उनकी ओर केंद्रित होता था कि कहीं उनके द्वारा कहे महत्वपूर्ण अंशों से वंचित न रह जाएं। गोलमेज सम्मेलन में तो उनके सामने गांधी जैसे नेता भी फीके पड़ गए थे। डॉक्टर साहब के तर्कों तथा भाषा से प्रभावित वहां के राजा जॉर्ज पंचम ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया, उनके परिवार के विषय में जानकारी ली। तत्पश्चात राजा ने उनके व्यक्तित्व एवं मिशन की बड़ी प्रशंसा की। उस समय के सभी ब्रिटिश अधिकारी तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उनके व्याख्यानों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। गोलमेज परिषद में उन्होंने भारत में रहने वाले अछूतों की करुणा कहानी इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की, सुनने वाले चकित रह गए और उन्हें ही दलितों का एकमात्र नेता तथा प्रतिनिधि स्वीकार किया गया, जिससे गांधी तथा अन्य कांग्रेसी बड़े रुष्ट हुए।